चलो लास्ट क्लास में हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन चल रहा था। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जनरल से कहानी स्टार्ट की थी हमने। कुछ सेक्शन एलिमेंट चल रहे थे उसके अंदर। कुछ सेक्शन एलिमेंट में भी पहला कुछ सेक्शन एलिमेंट किया था मैंने पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी कहानी बताई थी। उसके कुछ फैक्टर्स थे जो जिसमें जैसे थे फ्रिक्शन, अनइवननेस, लाइट रिफ्लेक्टिंग एंड ड्रेनेज, वो कहानी हो गई थी। उसके बाद वो सारा कंप्लीट करने के बाद आपने कौन सा किया था? हमने सेकंड किया था कैम्बर। कल कराया था मैंने कैम्बर क्रॉस स्लोप, जो ड्रेनेज प्रॉपर्टी में हेल्प करता है ताकि बोन टूटे ना और पानी सीप ना करे, वो सारी कहानी बताई थी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट करवाया था विड्थ। विड्थ करवाया था ना, थर्ड मैंने करवा दिया था विड्थ। और विड्थ भी कंप्लीट करवा दिया था मैंने आपको। विड्थ के बाद करवाया था मीडियन, मीडियन भी हो गया था। एंड उसके बाद मैंने करवाया था कर्व। सारे के सारे कंस्ट्रक्शन एलिमेंट मेरे कंप्लीट हो गए थे, है ना। तो नेक्स्ट कर्व के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है अपना रोड मार्जिन। रोड मार्जिन तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हो गया था ना, शोल्डर भी हो गया था। हाँ, कर्व का शोल्डर भी हो गया था, है ना। कर्व शोल्डर दोनों इकट्ठे हो गए थे। नेक्स्ट मेरा है रोड मार्जिन। चलो रोड मार्जिन करो स्टार्ट, फटाफट से लिखते जाओ। थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट है, बस थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, समझ आ जाएगा सारा। द वेरियस एलिमेंट इंक्लूडिंग द various element including the various element including the road margins are कौन कौन से एलिमेंट है? गार्ड रेल, सेकंड अपना फुटपाथ, ड्राइववे, साइकिल ट्रैक, ले बाय, बस बाय और कौन सा रहेगा इसमें? फ्रंटेज रोड, एम्बैंकमेंट स्लोप। तो ये सारी कहानी इतना ही लिख लो, बहुत है। बाकी कोई एक्स्ट्रा होगा तो इसमें करा दूंगा आपको, एक्सेट्रा। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, किसमें? रोड मार्जिन्स में आ जाएंगे। दीज ऑल आर द रोड मार्जिन्स। चलो स्टार्ट करें। कुछ नहीं है, ये सारे के सारे क्या है? रोड मार्जिन के टाइप है, पार्ट है रोड मार्जिन के। तो स्टार्ट करते हैं रोड मार्जिन। रोड मार्जिन में साइकिल ट्रैक, ओह सॉरी साइकिल ट्रैक लिख दिया क्या? पहले लिखो गार्ड रेल, सॉरी गार्ड रेल क्या होता है? क्योंकि हमें पता है जो हाईवे बनते हैं एम्बैंकमेंट में बनते हैं, वो एम्बैंकमेंट से टेक ऑफ ना कर जाए, उसको बचाने के लिए हम क्या लगाना पड़ता है? हमें गार्ड रेल लगाना पड़ता है। समझ गए बात? चलो गार्ड रेल की डेफिनेशन लिख लो इसमें। दीज आर प्रोवाइडेड एट दी edge of shoulder these are provided at the edge of shoulder when the road is constructed, when the road is constructed on a fill मतलब एम्बैंकमेंट, ठीक है। ऑन अ फिल मतलब एम्बैंकमेंट, ऑन अ फिल so that vehicles are prevented from runoff from the embankment, from runoff from the embankment, especially when the height of fill is
height of fill is more than 3 meter, more than 3 meter, ये ठीक है, हो गया। गार्डरेल की कहानी बता दी। दीज आर प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द शोल्डर, शोल्डर के एज पे लगाया जाता है। व्हेन द रोड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए फिल, फिल मतलब एमेगमेंट, ग्राउंड से ऊपर लगाया हुआ है, सो दैट द व्हीकल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द रन ऑफ फ्रॉम द एमेगमेंट, स्पेशली व्हेन द हाइट ऑफ द फिल इज मोर देन 3 मीटर। ठीक है, जब हाइट उसकी 3 मीटर से ज़्यादा होगी तब आपको गार्डरेल लगाने पड़ते हैं ताकि नीचे टेक ऑफ ना कर जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, गार्डरेल हो गया। सेकंड कौन सा लिखवाया? फुटपाथ। सेकंड आ जाओ, फुटपाथ। फुटपाथ का दूसरा नाम क्या है? फुटपाथ तो पता ही है सबको, जिसमें पेडिस्ट्रियन चलते हैं, साइड वॉक। नाम भी याद करने हैं, फुटपाथ और साइड वॉक। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ फैसिलिटी, in order to provide safe facility to pedestrian to walk on roadway, or it is used in the urban areas, where pedestrian traffic is more, pedestrian traffic is more, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स, अब इसकी वो लिख लो, इट्स मिनिमम विड्थ इज, नेट कर लिए, इट्स मिनिमम विड्थ इज, इट्स मिनिमम विड्थ इज, कितनी विड्थ होती है इसकी? 1.5 मीटर। ठीक है, इज 1.5 मीटर एंड desirable minimum is 2 meter. Minimum is 2 meter. ठीक है, 2 meter। चलो नेक्स्ट लिखो, it is also provided with cross slope, of 2.5 to 3%। इसका क्रॉस स्लोप जो है 2.5 से 3% रहता है, एंड इज गिवन comparatively smoother than carriageway, लिख लो, स्मूथर देन कैरिजवे। चलो हो गया ये भी कहानी, हो गया इसमें कुछ है ही नहीं इसमें, तो जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। जो पेडिस्ट्रियन के चलने के लिए उसको क्या बोलते हैं? फुटपाथ बोलते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन ये पढ़नी है, जहाँ पे अर्बन एरिया में जहाँ पे पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ पे फुटपाथ बनाए जाते हैं। अब फुटपाथ जहाँ पे इसकी मिनिमम वेट लेके चलनी 1.5 मीटर, ये सवाल पूछ लेगा आपसे, भाई कम से कम कितनी देनी है इसको? 2 मीटर तो आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद क्रॉस स्लोप, इसकी ये भी क्रॉस स्लोप पे दिया जाता है, क्यों? ताकि पानी इकट्ठा ना हो। कितना लेके जाएंगे? 2.5 से 3%, एंड इज गिवन कंपैरेटिवली स्मूथर होता है, किससे? कैरिज से, क्योंकि पेडिस्ट्रियन ने चलना है इसके ऊपर। ठीक है, ये सारी कहानी है। नेक्स्ट थर्ड नोट करो, ड्राइवेज। थर्ड इज ड्राइवेज के बारे में लिख लो। हाईवे के अलोंग जो भी पेट्रोल पंप हैं, जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी पार्किंग एरिया है, तो उसमें क्या बोल देंगे? ड्राइवेज बोल देंगे। लिखो उसमें, इट कनेक्ट्स द हाईवे,
it connects the highway with local commercial establishment, with local commercial establishment. With local commercial establishment like service station, fuel station, service station, fuel station. कोई बात नहीं, उनमें स्कोप कर देते हैं. लाइक सर्विस स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा. रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा. ड्राइवेज खत्म. उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ साइकिल ट्रैक. फोर्थ वन इज साइकिल ट्रैक. साइकिल ट्रैक लिखो उसके बारे में भी. These are provided in urban areas. These are provided in urban areas for the safe movement of cycle traffic. For the safe movement of cycle traffic. The minimum width required is 2 meter. The minimum width required is 2 meter. It can be increased by 1 meter. It can be increased by 1 meter for each additional cycle lane. For each additional cycle lane. चलो, ये सारी कहानी इसकी. कुछ नहीं है, साइकिल ट्रैक दिखाई देंगे अब आपको. कहाँ प्रोवाइड करते हैं? अर्बन एरिया में, ताकि सेफ मूवमेंट हो जाए किसकी? साइकिल ट्रैफिक की. इसकी मिनिमम विड्थ कितनी लेके चलनी है? 2 मीटर लेके चलनी है. उसको हम 1 मीटर तक बढ़ा सकते हैं. कब? जब आपने 2 साइकिल लेन बनानी है तब 1 लाइन बढ़ा देंगे. कुछ भी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ कौन सा था? फिफ्थ है पार्किंग लेन. लिखवाया है पार्किंग लेन? मैंने लिखवाया नहीं? कोई नहीं, पार्किंग लेन और ऐड कर लेना उसमें. मैंने तो बस वैसे ही लिखवा दिए, मतलब उसमें आ जाएंगे सारे. ये पार्किंग लेन लिख लो इसमें. दीज आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज. These are provided in urban areas. These are provided in urban areas to allow the curb parking. As far as possible, हम ज़्यादातर पैरेलल पार्किंग ही लेंगे. एज फार एज पॉसिबल ओनली पैरेलल पार्किंग, as far as possible only parallel parking should allowed. Parallel parking should allowed, as it is safer for moving vehicle. It is safer for moving vehicles, and space required will be less. स्पेस रिक्वायर्ड क्या रहता है? लेस रहता है. फॉर पैरेलल पार्किंग लिख लिया. फॉर पैरेलल पार्किंग स्पेस रिक्वायर्ड विल बी लेस. फॉर पैरेलल पार्किंग लिखवा दिया ना वो तो. मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज 3 मीटर. द मिनिमम width required is 3 meter.
3 मीटर इसकी। चलो बताने की जरूरत तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट इज बस बेस एफ। कितने हो गए? 5 हो गए हैं। 6 कोई नहीं, पहले बस बेस लिख लो। बस बेस इट मे बी प्रोवाइडेड बाय, it may be provided by, it may be provided by इसमें हम अगर मैं इसको बोल दूँ, ठीक है हो गया। ऐसे करो, इट में बी प्रोवाइडेड बाय रिसेसिंग। ये मैं वर्ड ढूंढ रहा था, क्या करूँ? रिसेसिंग मतलब पीछे कर दिया, ठीक है। आप हिंदी में लिख लेना वहाँ पे, रिसेसिंग द कर्व, रिसेसिंग द कर्व, recessing the curve to avoid the conflict, to avoid the conflict with moving traffic, with moving traffic, and must, with moving traffic and must be located at least 75 meter away from the intersection। चलो अब रिसेसिंग, अब समझे बात को। देखो जैसे कर्व है, कर्व तो बताया था कल मैंने, जैसे रोड के साथ में कर्व आती है, उस कर्व को मैं पीछे डिस्प्लेस कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? बस बन जाएगा। जैसे बस रोकने के लिए, जैसे ये कर्व यहाँ थी अपनी, अब इसको मैंने क्या करा, ये कर दिया, अब वो बस क्या हो जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। तो कर्व को रिसेस करना, तो मैं इसके लिए एक आसान वर्ड देख रहा था पर नहीं मिला, मतलब पीछे, वो आप कर देना, पीछे कर देना, ठीक है। तो रिसेसिंग द कर्व टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट विद मूविंग ट्रैफिक मस्ट बी लोकेटेड एटलीस्ट 75 मीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन। एक और लिख लो पॉइंट, एक लाइन और लिखवा देता हूँ इसमें। इट इज यूज फॉर सेफ फ्लाइंग ऑफ पैसेंजर, इट इज यूज फॉर safe flying of passenger and safe flying of passenger, ये लिख लो। चलो सेफ फ्लाइंग ऑफ पैसेंजर, भाई पैसेंजर के सेफ फ्लाई करने के लिए। नेक्स्ट इज लेबाइस, 7th लेबाइस और लिख लो। इसमें क्या लिखोगे? दीज आर प्रोवाइडेड फॉर पब्लिक कन्वीनियंस के लिए जो प्रोवाइड करते हैं, टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, टू अवॉइड द conflict with running traffic, minimum width is 3 मीटर, कम से कम 3 मीटर का दे सकते हैं। पब्लिक कन्वीनियंस के लिए जो रिसेशन दिया उसको क्या बोल देंगे? लेबाइस बोल देंगे, ठीक है। चलो 7th हो गया। 8th कौन सा रह गया अब? फ्रंटेज रोड। चलो फ्रंटेज रोड। अब छोटी छोटी चीज़ें ये मेरे को ना जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ानी पड़ रही हैं, समझ रहे हो ना बात? गेट में नहीं आती है, जस्ट आपको सारी थ्योरी भी लिखवा दी मैंने। फ्रंटेज रोड देखो, इसमें these are provided
to give access to the properties along the highway to control the access to expressway। इसका क्या मतलब है? हाईवे एक्सप्रेसवे टू कनेक्ट आवर हाउसेस, ऐसा बोल सकते हो। जो अपने क्या बोलते हैं उसको, जो एक्सेस करे हाईवे के अलोंग जो रोड निकलते हैं अपने घर के लिए, तो उसको क्या बोल देंगे? फ्रंटेज रोड बोल देंगे। समझ गए बात? तो या ऐसा बोल सकते हो हाईवे को जो कनेक्ट करते हैं अपने घर से, या एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हैं जो अपने कॉलोनी से, उसको बोल देंगे। चलो नेक्स्ट, 8th हो गया। 9th एम्बैंकमेंट स्लोप। 9th इज एम्बैंकमेंट स्लोप। एम्बैंकमेंट स्लोप ये भी लिख लो। इफ द पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड over embankment, slopes are provided. Embankment slopes are provided. Along it of magnitude 1 in 3, along it magnitude 1 in 3। भाई इतना सही लिख लो उसको। नेक्स्ट, एम्बैंकमेंट स्लोप मतलब जब पेमेंट आपकी एम्बैंकमेंट में बनाई जाती है तो कोई स्लोप दिया जाता है, वो जनरली इतना लेके चलते हैं, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, 1 in 3। ओके नेक्स्ट, नोट डालो। अब नोट डाल के लिख लो, ये सारे हो गए बाकी तो। अब लिखो रोडवे। रोडवे क्या होता है? रोडवे दूसरा नाम है इसका विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। इट इज द सम ऑफ विड्थ ऑफ पेमेंट। इट इज द सम ऑफ width of payment including separator and shoulder। including separator क्या होता है? मीडियन। including मीडियन कल बता दिया था। मीडियन मतलब सेपरेटर एंड शोल्डर। इंक्लूडिंग मीडियन एंड शोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज लिख लो। अब दोनों चीजें बता दें, एक पॉइंट लिखो फिर समझाता हूं इसको। रोडवे विड्थ इज द टॉप विड्थ ऑफ हाईवे। Roadway width is the top width of highway. Embankment and highway embankment and bottom width of highway. Bottom width of highway cutting। bottom width of highway cutting excluding side drains को छोड़ के। including side drains, excluding बोला ना, side drains, साइड के जो ड्रेन्स है उसको छोड़ के। टॉप विड्थ ऑफ हाईवे मोड। ठीक है, चलो कुछ नहीं है। रोडवे विड्थ क्या है? वो टॉप विड्थ कब बोलोगे? जब वो एम्बैंकमेंट में बनाई है। बॉटम विड्थ कब बोलोगे? जब वो कटिंग में बनाई है। अब वो एम्बैंकमेंट मतलब फिलिंग करके
फिलिंग करके हाइट बढ़ा दी उसकी, तब आप उसको टॉप विड्थ बोलोगे। आप उसको बॉटम विड्थ बोलोगे जब उसको कटिंग करी है उसके ऊपर हमने बना दी, उसको बोल देंगे। इसका मैं सारे डायग्राम दिखाता हूँ आपको। अब हमें नेक्स्ट पेज पे है, चलो अभी सारा कुछ देख लो। ये क्या है, दिस इज गार्ड रेल्स, बता दिए गार्ड रेल्स। फर्स्ट इज गार्ड रेल, नेक्स्ट साइकिल ट्रैक दिखा रखा है आपको। नेक्स्ट ये आपको लिया था हमने, क्या कौन सा लिया था, कौन सा ले बाइज ली थी, क्या ले बाइज ली थी, हाँ ले बाइज ली थी जो कनेक्ट कर देगी। नेक्स्ट ये क्या दिखा रखा है, ये पार्किंग लेन दिखा रखी है, दिस इज द पार्किंग लेन। ये साइकिल ट्रैक दिखा रखा है, ये अपने मूवमेंट दिखा रखी है, सारी चीज़ें दिखा दी इसके अंदर। नेक्स्ट इज ये कौन सा बाइज है, बस बाइज दिखा रखा है। ये कौन सा है, ये है ले बाइज, ये ले बाइज दिखा रखा है आपको, ये ले बाइज दिखा रखा है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ रोडवे विड्थ, दिस इज रोडवे विड्थ। इसमें आपको पहले दिखाता हूँ एम्बैंकमेंट पे। अब ये रोडवे की विड्थ कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या है, ये क्या है, ये दिस इज रोडवे विड्थ। ये कब होगा, एम्बैंकमेंट में है तो टॉप विड्थ बोलेंगे। अच्छा जब कटिंग भी है तो उसको क्या बोल देंगे, बॉटम विड्थ बोल देंगे। ये कटिंग दिखा रखी है रोड, ये हाइट से ऊपर दिखा रखा है, ये नीचे दिखा रखी है, बस कटिंग और ये दोनों दिखा रखे हैं। ये दिख रहा है आपको कैरिज वे दिख रहा है इसमें। इसमें रोडवे में और क्या इंक्लूड हो गया, शोल्डर आ गया। अच्छा मैंने कल आपको दो चीज़ बताई थी, एक अनडिवाइडेड रोड, एक डिवाइडेड रोड। जब अनडिवाइडेड होगा तब क्या वहाँ पे मीडियन होगा, वहाँ मीडियन नहीं होगा। जरूरी नहीं है मीडियन हर बार प्रोवाइडेड हो, तो हो सकता है वही अनडिवाइडेड हो। अगर डिवाइडेड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डिवाइडर होगा, मतलब उसमें मीडियन प्रोवाइड होगा। तो दोनों केस में हो सकता है वहाँ पे अब मीडियन प्रोवाइड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मीडियन के साथ अगर प्रोवाइडेड है मीडियन भी आएगा, शोल्डर भी आएगा। तो अल्टीमेटली कैरिज वे विड्थ, शोल्डर विड्थ और मीडियन तीनों का क्या होता है, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, रोडवे विड्थ बोलते हैं। ये सारी कहानी क्या चीज़, अरे जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, या तो मैं इस पे रोड यहाँ पे व्हीकल चलाऊँ, ये कहाँ है, हाइट देखो, ग्राउंड देखो, इधर ग्राउंड देखो, ऊपर है, इसको एम्बैंकमेंट बोल दिया। अगर ये मैं कट कर दूँ, फिल मत करूँ इसमें, ये कटिंग एंड फिलिंग होता है। एम्बैंकमेंट मतलब आपने कट करा और फिल कर दिया उसको, फिल जब कर दिया हाइट बढ़ा दी, एम्बैंकमेंट बोल दिया। जब कट करके नीचे बना दो, वहाँ बना दो, उसमें क्या हो जाएगा, उसको कटिंग बोल देंगे। तो कटिंग और फिलिंग, हाँ ऊंची हाइट है उसको बराबर कर देंगे, जहाँ पे ऊंची जगह वहाँ पे हम क्या कर देंगे, कटिंग करके चला देंगे। ये समझ गए, तो ये सारी कहानी बता। नेक्स्ट अब आ जाओ, फोटो सारी होगी ना, चलो अब आपको कराना है मुझे एक रोडवे लैंड और करवाना है यार। इसमें दिख रहा है ना, ये देखो रोडवे लैंड, ये पूरा रोडवे लैंड, ये और करवाया तो खत्म हो जाएगा सारे। ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी दे दी आपको। दिस इज रोडवे लैंड, रोडवे लैंड। और इसका दूसरा नाम क्या है, लैंड विड्थ, दूसरा नाम है इसका लैंड विड्थ। तीसरा नाम भी है इसका राइट ऑफ वे। ठीक है, ये सारे नाम ध्यान रखने हैं आपने इसको, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे। चलो लिखो इसको, इट इज द एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड, इट इज द एरिया ऑफ लैंड, it is the area of land acquired for the road along the along its alignment keeping in view in future expansion, keeping in view of future expansion future expansion, construction of particular type of building, construction of particular type of building is only permitted with sufficient setback distance, sufficient setback distance from the
रोड बाउंड्री, फ्रॉम द रोड बाउंड्री, फ्रॉम द रोड बाउंड्री, हो गया, अप टू द कंट्रोल लाइन, अप टू द कंट्रोल लाइन. Width of land, width of land for different roads, for width of land for different roads in rural areas are as follows. In an rural areas are as follows. चलो अब विड्थ ऑफ लैंड इसके लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, टेबल बनवाता हूँ इसकी, पहले समझा देता हूँ इसको, फिर खत्म करते हैं इसको. चलो अच्छा ये बताओ मुझे, इट इज़ अ एरिया ऑफ लैंड, ये एक एरिया ऑफ लैंड है जो एक्वायर किया किसके लिए, रोड बनाने के लिए, अलोंग इट्स अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट हम स्टार्टिंग में करते हैं, जैसे मैप स्टडी में बताया था ना, अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है भी आगे हमें फ्यूचर में एक्सपेंड करना हो तो कर सके, तो फ्यूचर एक्सपेंशन में भी हेल्प करता है. ओके नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग. अच्छा क्या ये बताओ, क्या हाईवे के पास में बिल्डिंग बना दोगे? हाँ, उसके लिए कुछ सेटबैक डिस्टेंस देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस, सफिशिएंट सेटबैक डिस्टेंस देना पड़ता है. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल्डिंग इज ओनली परमिटेड विद सफिशिएंट सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द रोड बाउंड्री अप टू द कंट्रोल लाइन. अब क्या है कंट्रोल लाइन, वो सारी कहानी बताता हूँ. अब आ जाओ, अब आपको सारा कुछ दिखाने के लिए एक डायग्राम और चाहिए था मुझे, यहाँ देखते हैं तो, हाँ आधा लिया गया ये, चलो यहीं पे दिख जाएगा. पहली बात, ये रोड लैंड क्या है, ये रोड लैंड है, ठीक है, ये कहाँ तक है, दिस इज रोड बाउंड्री. इसके बाद होती है बाउंड्री लाइन. अब मैं इसको सीधा ही बना के दिखा दूँ यहाँ पे, इसके बाद होती है बाउंड्री लाइन, उसके बाद होती है कंट्रोल लाइन, ये कंट्रोल लाइन होती है, समझ गए बात, ये कंट्रोल लाइन है, समझ गए ना. तो अब इसको पढ़ो, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल्डिंग इज ओनली परमिटेड विद सफिशिएंट सेटबैक डिस्टेंस, कुछ सेटबैक डिस्टेंस देना पड़ेगा, कहाँ से, रोड बाउंड्री से अप टू द कंट्रोल लाइन. तो कंट्रोल लाइन के बाद ही आप क्या कर सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेटबैक डिस्टेंस हो गया, इसके बाद आप बिल्डिंग बना सकते हो, इसको बोलते हैं, ठीक है. तो ये हो गया रोड बाउंड्री, दिस इज दी बाउंड्री लाइन, दिस इज दी बाउंड्री लाइन, और ये क्या है, दिस इज कंट्रोल लाइन. तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है बस. ओके ये बना लेना आप साइड में, मतलब खुद बना सको तो बढ़िया है, नहीं तो घर जाके अपना ऐड ऑन कर लिया करो. अब मैं यहाँ पे बनाने लगूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, समझ रहे हो ना बात. ये मैंने दिखा दिया, अब पिछली बार मैंने बनाए हैं सारे, जो पीछे बैच लिया ना, ये सारी एक एक करके बना के दिखाई है. अब वो उसमें टाइम उतना ही ज़्यादा लगता गया, तो अब मैंने क्या किया, फोटोज डायरेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है. चलो अब आ जाओ, ये सारी कहानी भी खत्म होगी. अब स्टार्ट करते हैं, एक आपको चार्ट बनवाना है. चलो विड्थ ऑफ लैंड के लिए देख लेते हैं, बनाओ भाई. रोड की क्लासिफिकेशन, रोड क्लासिफिकेशन, रोड क्लासिफिकेशन. उसके बाद ले लो आप राइट ऑफ वे. राइट ऑफ वे के लिए एक लाइन यहाँ लगाते हैं और एक लाइन यहाँ लगाते हैं, दो टेरेन हो जाएंगी. हाँ ये हमारा बना दिया यहाँ पे. चलो अब हम रोड क्लासिफिकेशन हो गया. यहाँ पे आ जाओ, राइट ऑफ वे लिख दो, दिस इज राइट ऑफ वे. क्या होता है राइट ऑफ वे, रोड लैंड. अच्छा यहाँ पे आ जाओ, आप लिख दो प्लेन टेरेन, और ले लो माउंटेनियस टेरेन. प्लेन टेरेन और मैंने रोलिंग टेरेन बता ही रखा है आपको, हाँ नहीं है तो फोटो भी दिखा सकता हूँ. माउंटेनियस टेरेन, माउंटेनियस टेरेन, ओके, प्लेन टेरेन और माउंटेनियस टेरेन. अच्छा यहाँ पे आ जाओ, अब अपने को करना है ओपन एरिया. अब अपने को और बनानी पड़ेंगी इसमें भी. चलो यहाँ लिखो, दिस इज फॉर ओपन एरिया, और यहाँ पे बिल्ट जो बिल्टअप है पूरा,
जो मतलब बिल्ड है सारा, ठीक है, बिल्ट एरिया। यहाँ पे आ जाओ, दो अगेन ओपन एरिया एंड बिल्ट अप एरिया, ओपन एरिया एंड बिल्ट अप एरिया, ओपन एरिया बिल्ट अप एरिया, ये मेंशन है अपने पास। अब हमें वैल्यूज़ लिखनी है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे पूरी लाइन कर देते हैं। अरे क्या होगा इसको, हाँ चलो अभी हैंग हो गया तो हो गया। चलो अब लिख दो यहाँ पे सभी के लिए, पहला लिखो एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे, उसका लिखो नेशनल हाईवे NH, उसके बाद लिखो NH एंड SH, NH एंड SH के लिए इकट्ठा है MDR, ODR और VR, ये सारी। ओपन एरिया में वैल्यूज लिख लो सारी, 90, 45, उसके बाद है 25, 15, 12, 25, 15, 12। इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं एक्सप्रेसवे की। यहाँ पे है 30, 20, 15, 10, ये है। ओपन एरिया पे आ जाओ, 60, 24, 18, 15, 60, 24, 18, 15, 9। इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगेन इसके लिए बाद आ जाओ 20, 15, 12, 9, ये वैल्यू लिख लो सारी। अभी क्या है, ऐसे रेडी तो जाएंगे नहीं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे ना, 6 बार रिपीट हो गया जैसे, उसमें याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो ये सारी कहानी हो गई। अब आ जाओ, ये सारी कहानी खत्म हो गई अपनी रोड्स की, बेसिक सारी थ्योरेटिकल पार्ट करवा दिया आपको। अब स्टार्ट करेंगे जो थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट है, जैसे साइड डिस्टेंस। अब नया कंस्ट्रक्शन एलिमेंट स्टार्ट होगा अपना। अब कंस्ट्रक्शन एलिमेंट कितने करवा दिया अपन ने, मैंने आपको पूरा चैप्टर बताया था, पूरे चैप्टर में लिखवाया था आपको कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स होंगे, वो सारे खत्म हो गए आज, ठीक है। उसके साइड डिस्टेंस करवाया बताया था, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब सेकंड पार्ट शुरू होगा, पार्ट 2 है साइड डिस्टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, साइड डिस्टेंस। ये समझ आ गया ना। चलो ये कंस्ट्रक्शन एलिमेंट सारे खत्म हो गए आज कंप्लीट। सेकंड पार्ट है किसका, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का, इसको बोलते हैं साइड डिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ से पेपर नहीं आएगा। साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस लिखो, इसकी कहानी भी। चलो साइड डिस्टेंस की एक बेसिक डेफिनेशन बोलता हूँ, उसमें समझ आ जाएगा अपने को। साइड डिस्टेंस, और हम स्टार्ट करेंगे साइड डिस्टेंस एलिमेंट्स लिख लो, इसी में ही सारे करवा दूंगा, क्योंकि मुझे SSD OSD सारा करवाना है ना। साइड डिस्टेंस एलिमेंट कर लो। अच्छा साइड डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज साइड डिस्टेंस? हाँ, एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्राइवर को कितनी दूर तक दिखता है, उसको क्या बोल देंगे, साइड डिस्टेंस। कंडीशन, हमें ड्राइवर की आई का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ड्राइवर का आई का डिस्टेंस हम कितना लेके चलते हैं, शायद 1.2 मीटर लेके चलते हैं, और वो 0.15 मीटर लेके चलते हैं। तो ये कंडीशन है उसकी। तो आप कितनी दूर तक देख सकते हो। अब रिस्ट्रिक्शन क्या क्या आएंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी। जैसे आप जा रहे हो हॉरिजॉन्टल कर्व पे, थोड़ा बना के दिखाता हूँ, बनता है तो ठीक है, ट्राई करता हूँ। ये बना दी मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। यहाँ पे बना दी लेन, ट्राई करते हैं, समझ आता है तो ठीक है। यहाँ गाड़ी मूव कर रही होगी आपकी, यहाँ गाड़ी मूव कर रही है। अभी एक यहाँ से गाड़ी आ रही है, एक यहाँ से गाड़ी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से ड्राइवर क्या करेगा, इसको देखेगा। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गई बीच में, तभी इसने क्या करा, यहाँ से यहाँ देखा। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन इधर होती तो आप ये, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन इधर होती, दूसरा कलर लेके चल रहा हूँ, दूसरा कलर ले लो, येलो। ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ होती है तो ये कहाँ से देख पाता, तो ये यहाँ से लेके यहाँ से आने वाली गाड़ी को, गाड़ी वाइट से लेते हैं, यहाँ ये गाड़ी, और ये कहाँ तक देख पाता। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन ना होती तो, ये ऑब्स्ट्रक्शन ना होती तो ये इसको यहीं देख लेता, समझ गए बात।
अगर ऑब्स्ट्रक्शन ना होती, यहाँ होती, तो ये अभी ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ है तो इसको यहाँ पे देख पा रहा है, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ होती तो इसको क्या होगा, तो ये यहाँ देख पा रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन अल्टीमेटली सेटबैक डिस्टेंस दे दिया, अल्टीमेटली कोई बिल्डिंग आगे होगी तभी उसको इतना देख पा रहा है। तो साइड डिस्टेंस क्या होगा, ये तो आ गया, दो चीज़ें होती हैं अपनी, एक होती है साइड लाइन जो ड्राइवर देख रहा है, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ये वाला क्या हो गया, दिस इज साइड डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, साइड लाइन, इसको बोलते हैं हम साइड लाइन। तो अल्टीमेटली ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट टाइप की रिस्ट्रिक्शन बता दी हॉरिजॉन्टल कर्व में जो मिलेगी, इसके लिए मैं 2 लाइन लिखवा देता हूँ, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। चलो अब रिस्ट्रिक्शन से स्टार्ट करूँ या पहले आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ साइड डिस्टेंस की, है ना। चलो ये मैंने वैसे बता दी, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन है ये डाल लो, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। और चलो पहले कहानी लिखते हैं इसकी, क्या क्या लिखवाई मैंने। साइड डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ रोड विजिबल, side distance is the length of road visible ahead to the driver, ahead to the driver at any instant, किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, at any instant. It is considered by taking the, अब कंडीशन है ये, it is taking by consider the driver I is at 1.2 meter, height of driver I लिख लो, and height of object is to be, and height of ऑब्जेक्ट मतलब जो गाड़ी आ रही है आगे वाली, ऑब्जेक्ट इज टू बी 0.15 मीटर, दोनों ध्यान रखोगे, दोनों की हाइट है ये, बाय कंसीडर द ड्राइवर आई हाइट लिख लो, ड्राइवर आई की हाइट और ऑब्जेक्ट की। चलो ये कहानी भी होगी, चलो ये भी दिखा देता हूँ को कहाँ, ये लगा लो, दिस इज दी, अब मैं इसमें दिखा नहीं सकता क्योंकि स्टैटिक डायग्राम है ये ड्राइवर होगा, इस ड्राइवर की आई किससे, सड़क से, जो एज ऑफ द इससे कितनी होनी चाहिए, दिस इज 1.2 मीटर। अच्छा दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी आई कितनी होगी यहाँ पे, इसकी कितनी आ जाएगी 0.15 मीटर, बस इतना थोड़ा ध्यान रखो, ओके, ये कंडीशन होगी। चलो जी ये भी आ गई अपने को समझ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। रेस्ट्रिक्शन टू बी विजिबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन to the visibility may be caused in following cases, फॉलोइंग केस। पहला केस है मेरा हॉरिजॉन्टल कर्व, अब ये बना के दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है क्या, इसका डायग्राम आप यहाँ बनाओगे, आपने बनाया है वो डायग्राम बनाया आपने, हाँ ये बना दिया, ये यहाँ बनाना है, अब बनाओ वो पीछे वाला, मैं पीछे कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कर्व लिख लिया आपने, अब ये डायग्राम बना दो, यहाँ पे बना लो। हो यहाँ तो पूरी बुक छाप देंगे हम, इसके कम से कम भी हो जाए इस बार कम से कम 90 घंटे लग जाएंगे इसको, लिखा हुआ है। हाँ वो राउंडेड शीट लगाओगे तो ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगी, वो दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन, वही केस है एग्जैक्टली। हाँ अरे सब कुछ देखा हुआ है यार, मज़ा आएगा। अब नहीं देखा होगा तो रास्ते में देखते जाओगे यहाँ से पढ़ के, ये ऐसा हाईवे है, अब आप गए ले बाय देखते जाओगे, रास्ते में जो आती जाएंगे ना अपने आप ही वो करते जाओगे, इतना अच्छा सब्जेक्ट है ये। अब वो कल बच्चा आया, बोला जी क्या दिलाएं इसको, मैं बोला जी हमारा तो धर्मी सिविल इंजीनियरिंग है, और
नया स्टूडेंट था, मैं बोला हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा सिविल इंजीनियरिंग है, वही दिलाओ, और कोई हम गाइड ही नहीं करते। हमें भी नहीं, मुझे पूछते हैं सर कौन सी ट्रेड लें, हाँ सिविल ले लो, सिविल ले लो, और क्या, अपना धर्म है ये तो, इसी को कौन सी लगती है, मैं सिविल ही अच्छी लगती है, आप वो ले लो। इसी का प्रचार कर रहे हैं हम तो। वही है सर, जिसकी हम नॉलेज आपको उसी अब आया वो लड़का कॉमर्स करके आ गया, नंबर आए कम, मैं कहा चलो आगे आगे, तो ऑप्शन दिए, मैं बोला या तो डिप्लोमा करो, अब 2 साल कोई बात नहीं, वेस्ट हो गए तो हो गए, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, दोबारा चांस है आपके पास, नहीं करना तो आगे बीए करो, बीकॉम तो करने को कहता नहीं, अब बीए करेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी लेगा, उससे क्या है, उसका बेस क्लियर हो जाएगा, कोई ना कोई एग्जाम निकाल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो नहीं करनी, जेई की तैयारी करो, उसमें अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा है, बस ये दोनों चीज़ें हैं अपने पास आज के टाइम के लिए, सबको ये गाइड कर रहा हूँ, रोज़ कोई ना कोई आ जाता है। चलो हो गया, चलो एट हॉरिजॉन्टल कर्व, फर्स्ट टॉपिक डालना है इसका, एट हॉरिजॉन्टल कर्व लिख लिया था ना, चलो इसके बारे में लिख लो। एट द इनर साइड ऑफ, ठीक है, व्हेन लाइन ऑफ साइट, व्हेन लाइन ऑफ साइट, मैंने इसमें साइट लाइन, ठीक है, उसको साइड लाइन बोलते हैं, व्हेन लाइन ऑफ साइट इज टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, when line of sight is to be obstructed by the object at the inner side, at the inner side of curve, at the inner side of curve, इतना ही लिख लो, बहुत है। इसमें क्या बताया मैंने, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी, जब हॉरिजॉन्टल कर्व होगी, जो लाइन ऑफ साइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी बाय द ऑब्जेक्ट एट द इनर साइड ऑफ कर्व, देख लो कर्व किस साइड है, यही होगी, इनर साइड कौन सी है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है इसको, तो अल्टीमेटली इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी ये, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व बोल देंगे। जो रिस्ट्रिक्शन है इसमें, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ये भी मिलेगी, ओके। तो अब मैं इसको एक और बात बता दूं, जो साइड लाइन लिखी है ना, इसको लाइन ऑफ साइड बोलते हैं, एक ही बात है, साइड लाइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड इज वर्टिकल कर्व। अब इसको भी चेक करते हैं कितना समझ आता है इसमें, वर्टिकल कर्व, इसके लिए डायग्राम, चलो वर्टिकल कर्व देख लेते हैं। वर्टिकल कर्व डायग्राम बनेगा अपना, दिस इज डायग्राम, ठीक है, ये वर्टिकल कर्व होगी, वर्टिकल कर्व ऊपर जा रहा है बंदा, ये है डायग्राम अपना, ये गाड़ी है अपनी, ठीक है, ये गाड़ी है और यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी, ये क्या हो जाएगी, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ साइड, और ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों का, इन दोनों का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, साइड डिस्टेंस, ये आ जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, ये सारी। अब दिखा नहीं सकता हूँ, इसी इस फॉर्म में दिखाया मैंने तुम्हें, तो वर्टिकली जा रहा है, समझ गए ना, वर्टिकली, तो उसको वर्टिकल कर्व बोल देंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, कोई बात नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना है इसको। चलो एट ए वर्टिकल कर्व, at a vertical curve, the line of sight is to be obstructed, the line of sight is to be obstructed by the road surface of the curve। बताओ मुझे कौन कर रहा है, by the road surface, अब सारे ऑब्जेक्टिव हैं ये, रोड सर्फेस ऑफ द कर्व। अब बताओ कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन कौन कर रहा है, रोड सरफेस कर रहा है। अब इसको देखने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि रोड अड़ रहा था, तो इसको क्या बोल देंगे, जब वर्टिकल कर्व आएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी, रोड सरफेस, खत्म, आगे सुन रहे, तो इसको बोल देंगे रोड सरफेस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ थर्ड वन, थर्ड इज अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन। अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, इसकी इंटरसेक्शन बना के कैसे दिखाएं,
चलो ये भी बन जाएगा, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं इसका। इंटरसेक्शन बनानी है मुझे, दिस इज द इंटरसेक्शन। बनाओ भाई, इंटरसेक्शन बनाओ। लो सीधे ही बनाए थे, ठीक है। हम चलेंगे हमेशा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो ये मेरी गाड़ी है, ये गाड़ी है, यहाँ से गाड़ी यहाँ से भी आ रही होगी, यहाँ से ही गाड़ी आ रही होगी, ठीक है। और दो ऑब्स्ट्रक्शन दिखा दें, एक गाड़ी यहाँ बना लो, ये एक ही गाड़ी है, ठीक है, डायग्राम दिखाने के लिए। यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन लगा लो, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ है और इसको कहाँ से दिखेगी, लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी यहाँ से, दिस इज दी, ये गाड़ी देखेगा वो यहाँ से, तो वहाँ से गाड़ी आ रही है, ठीक है। अच्छा ये जब यहाँ होगा तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। समझ के बाद इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका साइड डिस्टेंस, यहाँ से लेके दिस इज साइड डिस्टेंस। अगर यहाँ पे होगी तो इसका साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी का इंटरसेक्शन में ऐसे उसको अवॉइड करना है। अल्टीमेटली हम ये देख लेंगे यहाँ से गाड़ी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ब्रेक मारे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करने के लिए सोचा उसने, तो उस टाइम से लेके जब आप उसने ब्रेक अप्लाई करी, उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। अभी आएगा वो रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस। अभी यहीं आ जाएंगे, इसके बाद सारा कहानी यहीं आ जाएगी। तो अल्टीमेटली एक कहानी बता दी ये। चलो लिखो इसके बारे में भी एक पॉइंट लिख लो। obstructed by the, हाँ अच्छा, एक और ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है इसकी, इसकी लाइन ऑफ साइट का ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा है, ये मीडियन है। इसका ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा है, ये मीडियन। मतलब लाइन ऑफ साइट का ऑब्स्ट्रक्शन जो है एक मीडियन भी तो होगा, वो मीडियन भी तो होगा, यहाँ तक तो मीडियन होगा, उसके बाद आगे ये नहीं होगा, यहाँ पे रोटरी होगी या कुछ भी होगा, ये समझ रहे हो बात, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से इसको ये देखेगा, अड़ क्या रहा होगा बीच में, मीडियन अड़ रहा होगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन के लिए, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो, इसके बारे में 2 लाइन लिखवा देता हूँ, खत्म करते हैं इसको। लिखो पॉइंट लिखो, एट एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, एट एन uncontrolled intersection, when a driver from one of the approach, when a driver from one of the approach road is able to sight a vehicle from another approach roads towards it at the intersection, जो इंटरसेक्शन की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड, इसका नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, लाइन ऑफ साइट इज ऑल्सो obstructed by the median, ये कहानी लिख लो। चलो इसमें क्या लिखा मैंने, देखो, एट एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन व्हेन अ ड्राइवर फ्रॉम वन ऑफ द अप्रोच, एक अप्रोच से आ रहा होगा, इज एबल टू साइट अ व्हीकल, किसको व्हीकल को देख रहा होगा,
फ्रॉम अनदर अप्रोच, दूसरे अप्रोच से जो व्हीकल आ रहा है उसको देख रहा होगा, टुवार्ड्स इट एट इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन की तरफ आ रहे हैं, जो बीच में इंटरसेक्शन की तरफ आ रहे हैं, ये अनकंट्रोल के लिए बात है। अब लाइन ऑफ साइट इज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टेड बाय, कौन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा, बीच में जो मीडियन है, वो सारी कहानी। उसके बाद इतनी सी कहानी लिखनी है। तो अल्टीमेटली ये कहानी बताई, यहाँ से जो व्हीकल आ रहा है वो अप्रोच कर रहा है किसको, इस तरफ से जो अप्रोच हो रहा है व्हीकल, ये व्हीकल किसकी तरफ आ रहे हैं, दोनों इंटरसेक्शन की तरफ आ रहे हैं। दूसरा, इसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट कौन कर रहा है, दिस इज, अब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो, और मीडियन भी कर सकता है, दोनों आ जाएंगे। समझ गई बात, ये सारी कहानी। चलो एक और लिख लो यार, इसमें ये भी लिख लो, अगर मैं टुवर्ड्स इंटरसेक्शन एंड इसमें यार एक लाइन और लिखे हैं, एंड इंटरसेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन की बात है। देखो दो अप्रोच बता दी मैंने, एक अप्रोच तो इसकी बता दी, दूसरी अप्रोच ये ऑब्स्ट्रक्शन हट रहा है इसकी, दोनों अप्रोच आ गई, इससे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये रुक रही है और यहाँ से इसको मीडियन कर रहा है, तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके चलो ये कहानी भी होगी ख़त्म। अब आ जाओ फैक्टर्स लिख दें, उसका कहानी ख़त्म करते हैं बस। चलो नेक्स्ट लिखो, द साइड डिस्टेंस available to the driver is the side distance available to the driver is dependent upon following factor. Features of road ahead. Horizontal curve, vertical curve. Features of road ahead, horizontal curve, vertical curve, and traffic condition, position of obstruction. Traffic condition, position of obstruction. ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करेगी साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट, हाइट ऑफ ड्राइवर आई। सेकंड, हाइट ऑफ ड्राइवर आई, इस पर भी डिपेंड करेगा, कितना लेके चलनी है बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किससे, अबव दी सरफेस, ये सारे सेम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड करेगा साइड डिस्टेंस। चलो ये सारी कहानी होगी। अब साइड डिस्टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, वहाँ से अब कहानी शुरू हो रही है। अब कहानी शुरू होगी जिससे न्यूमेरिकल बनेगा, देख लिया। अब कुछ नहीं बताया इसमें मैंने, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे किस पे, जो डिपेंड करते हैं साइड डिस्टेंसेस पे। साइड डिस्टेंस पे फ़र्क कितना पड़ेगा, SSD कम होगा ज़्यादा होगा, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आ जाओ साइड डिस्टेंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। SSD सीधा लिख दूँ क्या, चलो सीधा लिख लो। साइड डिस्टेंस आर ऑफ टू टाइप्स, साइड डिस्टेंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से है, SSD स्टॉप साइड डिस्टेंस, स्टॉप साइड डिस्टेंस। सेकंड इज सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस, या OSD लिख लो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। थर्ड वन इज सेफ साइड डिस्टेंस, सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन। ये इसके लिए होता है, फॉर एंटरिंग इनटू सेफ
फॉर एंटरिंग इनटू द इंटरसेक्शन, सीधा लिख लो। जब इंटरसेक्शन में हम एंटर करते हैं तब सेफली निकाल के लेके उसको बोलो सेफ साइड डिस्टेंस। SSD जब आपने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और एट द इंस्टेंट उसको रोकने के बारे में सोचने से लेके रोकने तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा क्या देगा, SSD OSD ओवरटेक करने का डिस्टेंस। अब धीरे धीरे सारी डिटेल में आ जाएंगे। अब स्टार्ट करेंगे SSD से, ठीक है। डोंट पोज कर दो, चल करते हैं 2 मिनट। हाँ भूल गए क्या सब? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा कितने और भी रह गए, 3 करवाएंगे, 3 लिखवाएंगे मैंने, चौथा और लिखो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ये रह गया था, एक और है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। पांचवा, फिफ्थ है अपना हेडलाइट साइड डिस्टेंस। जो पढ़ेंगे उसमें ये बता दूंगा आपको। इसमें अपने को SSD OSD इंटरमीडिएट ये तो पढ़ेंगे हम लोग, जो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। चलो स्टॉप साइड डिस्टेंस क्या मतलब है, पहला स्टार्ट करते हैं हम SSD स्टॉप साइड डिस्टेंस। अच्छा अब ये मेरे को ये बताओ, देखो इसे रिलेट करते हैं। साइड डिस्टेंस बताओ क्या था? हाँ कितना डिस्टेंस तक देख सकता है उसको बोलते हैं ना। अच्छा जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, मैंने सोचना स्टार्ट किया भाई मुझे ब्रेक लगानी है। उस सोचने से लेके कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन से पहले तक का जो ब्रेक का टाइम है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉप साइड डिस्टेंस। कंडीशन आपकी व्हीकल जो है डिज़ाइन स्पीड पे चलनी चाहिए। डिज़ाइन स्पीड मतलब 80 किलोमीटर पर आवर लिखा होता है ना, वो डिज़ाइन स्पीड है, वो कंडीशन है जो आपका व्हीकल है डिज़ाइन स्पीड पे चल रहा हो। तो हम सारी की सारी डिज़ाइनिंग एक अज्यूम करके चलेंगे भी व्हीकल हमारा डिज़ाइन स्पीड पे चल रहा है, समझ के बाद। सो वो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस जो उसने कवर किया ब्रेक के बारे में सोचने के बाद, मतलब ब्रेक लगाने से लेके ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस चल गया वो, समझ के बाद। अब ब्रेक ये तो नहीं एकदम से दबा दोगे, ब्रेक दबाओगे मतलब ऑब्स्ट्रक्शन देखा आपने, वहाँ से लेके कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, ब्रेक जस्ट अप्लाई के बाद कितना डिस्टेंस चल गया, तो उसको बोलते हैं साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, द मिनिमम डिस्टेंस visible to a driver ahead to safety stop a vehicle traveling at design speed considering design speed with any other obstruction, considering छोड़ो, with any other obstruction, with any other obstruction is termed as stop side distance, ये लिख लो।
ठीक है, पढ़ो उसको। द मिनिमम डिस्टेंस विजिबल टू ए ड्राइवर अहेड टू सेफ्टी स्टॉप अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट डिजाइन स्पीड विद एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन इज टर्म्ड एज, इसको बोलेंगे स्टॉप साइड, ठीक है, विद एनी। चलो नेक्स्ट, विदाउट कोलिजन लिखवाया क्या मैंने? नहीं लिखवाया, वो तो लिखो, इसमें लिखो डिजाइन स्पीड विदाउट कोलिजन, विदाउट कोलिजन नहीं होना चाहिए, विदाउट कोलिजन विद एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन। चलो हो गया। नेक्स्ट, अल्टीमेटली आसान लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हो, मिनिमम लेंथ टू स्टॉप अ व्हीकल, बस इतना सा। ये भी लिख दूं क्या इसको समझने के लिए? मिनिमम लेंथ टू स्टॉप अ व्हीकल, व्हीकल को स्टॉप करने के लिए जो मिनिमम लेंथ ट्रेवल की उसको बोल देंगे स्टॉप साइड डिस्टेंस। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इट इज ऑल्सो termed as absolute minimum side distance, absolute minimum side distance। दूसरा नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर गवर्निंग द स्टॉप साइड डिस्टेंस, फैक्टर गवर्निंग द stop side distance, factor governing the stop side distance। First is total reaction time of governor, total reaction time of driver, total reaction time of driver। It is the time taken from the instant, it is the time taken from the instant the object is visible to the driver, the object is visible to the driver to the instant brake are applied, to the instant brake are instant brakes are applied, instant brake are, total reaction time, next point, total reaction time is further divided into following component, डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट है टोटल रिएक्शन टाइम के? PIEV पढ़ा हुआ ये, PIEV कैसे लिखूँ इसको? चलो ये लिख ही लो ये सीधा। तो कंपोनेंट है इसके PIEV। अब P से क्या है? P इज परसेप्शन टाइम। अब इसको डिफाइन कर रहा हूँ सबको इकट्ठा ही, परसेप्शन टाइम लिख लो इसको भी, परसेप्शन टाइम। It is the time required for the, it is the time required for the sensation received from the received by eyes, ear, sensation received by eye, ears to be transmitted to the brain, to be
transmitted to the brain, to be transmitted to the brain through the nervous system, through nervous system and spinal cord, and spinal cord लिख लो. हो गया. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल टाइम. आई से इंटेलेक्चुअल टाइम. अभी सारा समझा दूंगा जब आपको. चार्जिंग गई है इसकी. इंटेलेक्चुअल टाइम. इंटेलेक्चुअल टाइम काट दूंगा एक. हाँ जी ना क्लास में होगी. क्या हो गया? ठीक है. इंटेलेक्चुअल टाइम. इट इज द टाइम रिक्वायर्ड. इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू द ड्राइवर टू अंडरस्टैंड द situation. Understand the situation. It is also the time required. It is also the time required for comparing different thoughts. For comparing the different thoughts, regrouping and registering, इसको बोलते हैं registering new sensation, नेक्स्ट आई हो गया. अब आ जाओ इमोशन टाइम. इमोशन टाइम पे आ जाओ. इट इज द टाइम elapsed during the emotional sensation. Emotion sensation and other mental disturbance. And other mental disturbance such as fear, anger, superstition, anger, superstition to come into the play. Superstition to the situation लिख लो सीधा. To the situation come into the play. ये भी लिख लो इमोशन टाइम. And this time vary from person to person. person to person vary करता है. ओके. This time vary from person to person. This time vary from person to person. So next is violation time. Last. मुझे लिखवाना नहीं था बट लिखवा दिया ये भी चीजें. वायलेशन टाइम. इट इज द टाइम टेकन बाय द ड्राइवर. इट इज द time taken by the driver
for the final action, for final action, for the final action, like application of brake, like application of like application of brake, like application of brake, like application of brake. चलो ये सारी कहानी हो गई। अब पढ़ते हैं इसको। इसको मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक ड्राइवर ने देखा, ब्रेन तक पहुंचा, इसके बीच में P, यहाँ लिखो PI प्लस में E, यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा लास्ट में। कहाँ पहुंचा, कनेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, इसकी चार्जिंग खत्म होगी। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में आ जाएगा PIEV। अब आज उसको समझा देता हूँ आपको। अच्छा, ये भी एक कहानी, इसमें एक चीज़ और लिख रहा हूँ, वो आपको समझा दूंगा। वो भी यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकता है। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? ये तो गया भाई, चलो समझ लो फटाफट से। समझ आ गया ना सारी, कुछ रह गया वो बताना। देखो चलो समझो अब इसको। अभी हमने स्टार्ट किया, पहला जो फैक्टर है जो गवर्न करता है स्टॉप साइड डिस्टेंस को, टोटल रिएक्शन टाइम। अब टोटल रिएक्शन टाइम क्या है? इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट को देखने के बाद जैसे ही फुली ब्रेक अप्लाई करी, उससे लेके उस तक का डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, टोटल रिएक्शन टाइम। अब कहता है टोटल रिएक्शन टाइम के अंदर कई चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सा टाइम? पहला आता है परसेप्शन टाइम। व्हाट इज परसेप्शन टाइम? परसेप्शन टाइम क्या होता है? परसेप्शन टाइम, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपने ऑब्जेक्शन को देखा, आपके सेंसेशन होगा, मतलब रिसीव आइज देखेगी इसको और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगी ना। वो आप सोचोगे यार ब्रेक मारूं या ना मारूं, भाई जो अगर ब्रेक मारूं या ना मारूं, भाई धीरे करूं या ना करूं, वो सोचते हो ना, धीरे कर लेता हूं हल्का सा, वो होता है परसेप्शन टाइम। आ गया। उसके बाद आगे इमोशंस। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू द ड्राइवर टू अंडरस्टैंड। अब सिचुएशन को समझने के लिए जो उसको टाइम लगा, उसको बोलते हैं हम, अरे इंटेलेक्चुअल आ गया पहले, हाँ उसका आता है इंटेलेक्चुअल टाइम, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल टाइम। कंपेयरिंग, अब डिफरेंट थॉट्स आएंगे, हो सकता है मैं यहाँ से निकाल लूँ, थोड़ा सा धीरे कर लूँ, स्पीड कितनी धीरे करूँ, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इंटेलेक्चुअल टाइम में। अब आया इमोशन टाइम। इमोशन टाइम के अंदर कौन सा आ जाएगा भाई? हो सकता है आपको डर लगने लग जाए, जैसे आप कभी उस रास्ते से जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ था और आपके मन में वहम है अगर मैंने ना रोकी यहाँ पे तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से टाइम बढ़ सकता है। और मैंने तो देखा हुआ एक्सीडेंट हुआ है तो मैं धीरे चला रहा हूँ, हो सकता है आपने ना देखा हो तो आप अपना सीधा लेके चले गए। तो ये टाइम वेरी टू वेरी, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहेगा। जैसे मान लो सुपरस्टिशन, मतलब वहम हो गया हो। वहम कैसे? बिल्ली रास्ता काट गई, अब मैं तो सोचूंगा यार कुछ नहीं है ये, तो आपने सोच लिया बिल्ली रास्ता काट गया, रोकूं या ना रोकूं, वो वाला टाइम जो आएगा उसको क्या बोल देंगे, वो इमोशन जुड़े हुए हैं उससे। उसके बाद वायलेशन टाइम। वायलेशन टाइम में वो होगा भाई ड्राइवर को फाइनल एक्शन लेना, ब्रेक मारनी है अपने को, वो फाइनल एक्शन लेने के अंदर जो टाइम लगेगा उसको वायलेशन टाइम बोलते हैं। समझ गए बात? इसको बोलते हैं PIEV थ्योरी। ये फिजिक्स में आती थी +1 में, बट मैंने आपको यहाँ पे दोबारा लिख दी क्योंकि आप डिप्लोमा से हो इसलिए सारी लिख दी मैंने। अब इसी को मैंने, ड्राइवर ने क्या किया, परसेप्शन टाइम लगेगा, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा, ब्रेन में क्या सोचेगा बंदा, आई और इमोशन जुड़े होंगे इससे। इसके बाद ब्रेक अप्लाई करने का कौन सा टाइम होता है, वो वायलेशन टाइम। समझ गए? अच्छा, अब आपने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, आपने सोचा यार जैसे आपने एक्सीडेंट देखा हुआ है, आपने क्या करा, उसको ऑब्स्ट्रक्शन पे जाने से पहले डायरेक्ट ब्रेक मार दी, क्या कोई टाइम होगा? अब ब्रेक वहीं रोक दी गाड़ी को, कोई एक्सीडेंट ही नहीं होगा, वहीं रोक दिया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो डायरेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है आपने क्या किया, जैसे एकदम से आंख बंद कर ली और ब्रेक मार ली, वो इतना डर आ गया उसके बारे में भी एक्सीडेंट होएगा आगे मेरा, पहले ही रोक ली उसने, तो भी रिफ्लेक्स एक्शन। हो सकता है आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ है, वो साइड से मोड़ के चला जाए, वो टाइम ही नहीं हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो डायरेक्ट भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जुड़ी हैं इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, टोटल रिएक्शन टाइम के अंदर। समझ गए ना बात? चलो अब आ जाओ भाई,
नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा टाइम कौन सा होता है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी। साथ ही करवा दूँ क्या, डायग्राम बना दूँ? चलो इसको पहले शो करते हैं पहले, नहीं तो थोड़ी देर में फील नहीं आएगी, फ़ायदा क्या है। बना लो भाई इसको भी। अब बनाओ गाड़ियाँ, गाड़ियाँ बना देते हैं। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। अब गाड़ी एक ही है, ठीक है, क्योंकि अब चलते तो दिखा नहीं सकता, ठीक है, तो उसको गाड़ी को यहाँ से यहाँ आ गया। हाँ, नेक्स्ट एक गाड़ी और देख लो, यहाँ आ गई गाड़ी, और यहाँ पे एक बना दो ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन को लेते हैं हम राउंडेड, ये है मेरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन दे दो। चलो समझते हैं इसको, यहाँ पे टायर भी बना देते हैं। चलो लो जी, ठीक है, टाइमिंग, दिस इज दी, ये इन सब का डिस्टेंस मैं मिड से ले रहा हूँ सारा। आप फ्रंट से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है, बट सारे फिर फ्रंट से लेने पड़ेंगे। ओके, चलो यहाँ पे आ जाओ। अब दिस इज द व्हीकल। अब ये व्हीकल है जो डिज़ाइन स्पीड से मूव कर रहा है, ये व्हीकल है जो डिज़ाइन स्पीड से मूव कर रहा है, वीडी, ठीक है। इस व्हीकल ने सबसे पहले क्या करेगा, इस ऑब्स्ट्रक्शन को देख लिया, ये दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन देख लिया, ये है। अब ये ब्रेक मारने की सोचेगा, अब यहाँ से सोचना स्टार्ट किया, यहाँ पे आके उसने ब्रेक कंप्लीटली अप्लाई कर दी, ब्रेक कंप्लीटली अप्लाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रिएक्शन टाइम, इसको बोलते हैं टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक है। ब्रेक अप्लाई करें एट द टाइम ऑफ इंस्टेंट, जब आपने सोचा और ब्रेक मारने तक का जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे, टोटल रिएक्शन टाइम। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, PIEV, वो मैंने अलग से बता दिया आपको, समझ गए बात। चलो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं लैग डिस्टेंस। दिस इज दी लैग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस, ये लैग डिस्टेंस है। ओके, ये भी यहाँ तक आने के बाद VD। अच्छा, ब्रेक अप्लाई करी, क्या उसी टाइम रुक जाएगी, ब्रेक अप्लाई कर दी, क्या उसी टाइम रुक जाएगी, अरे कुछ डिस्टेंस फिर भी ट्रैवल कर जाएगी वो, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। मुकुल पढ़ा वो पहले हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, समझ गए बात। टोटल रिएक्शन, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस, और टाइम भी बता दूं, टाइम होगा ब्रेकिंग टाइम, दिस इज द ब्रेकिंग टाइम, ये होगा ब्रेकिंग टाइम। को कैसे लिखा था, टाइम कैसे लिखा मैंने, T के नीचे लिख लो R, ठीक है, रिएक्शन टाइम, T के नीचे लिख दो B, ब्रेकिंग टाइम। लो जी, ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये बना लो डायग्राम। अब इसी से सारा खत्म कर लेंगे। अब दो चार चीज़ें रह गई हैं, आपको मेरे को डेफिनेशन बतानी है, लैग डिस्टेंस की, ब्रेकिंग डिस्टेंस की, ब्रेकिंग टाइम की, ये और बता दूँगा, लिख लो। नोटबुक नहीं लाया क्या आज, हाँ चलो। हाँ, अब आए नहीं सैटरडे तो आज लगा देना, पूरा कर देना, और क्या है। अब मेरा डायग्राम यही रहेगा कैलकुलेशन के लिए। अब चीज़ें मैं सारी अलग से लिखवा दूंगा आपको। अभी मेरा हुआ है रिएक्शन टाइम, डिज़ाइन स्पीड बता देते हैं, ठीक है।
रिएक्शन टाइम ज़्यादा, ठीक है, हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब ये सारी कहानी होगी, अभी मेरे फैक्ट्री चल रहे हैं, एनालिसिस यही होगी, एनालिसिस करवा दी मैंने एसएसडी की। अच्छा अब ये बताओ एसएसडी किसके इक्वल होगा, एसएसडी किसके इक्वल होगा, किस किसके इक्वल, एक तो पहला डिस्टेंस कौन सा, लेग डिस्टेंस, हाँ जी, प्लस में ब्रेकिंग डिस्टेंस, वेरी गुड, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, एसएसडी इसके इक्वल हो जाएगा। ओके पहले यही बता देते हैं यार, बाद में दिक्कत आएगी तो, ठीक है, दोनों की इक्वल आ गया। एनालिसिस अभी स्टार्ट करवाते हैं इसकी, इसके बाद और कुछ फैक्टर्स जो रहेंगे वो कर लेते हैं। सेकंड फैक्टर है मेरा, अभी मैंने डायग्राम आपको इसी में बता दिया। नेक्स्ट फैक्टर है डिज़ाइन स्पीड, सेकंड फैक्टर डिज़ाइन स्पीड। अच्छा ये बताओ अगर डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा है, अभी इसको एक ही में ख़त्म कर रहा हूँ, अगर डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके तो एसएसडी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके डिज़ाइन स्पीड कम, एसएसडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लो ठीक है ये लिख लो, समझ जाओगे, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। चलो अब लिखो ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसी के अंदर लिख रहा हूँ नोट डाल के, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में लिख लो, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल बिफोर कमिंग टू स्टॉप, बिफोर कमिंग टू स्टॉप। और अब इसमें अब चार्जिंग खत्म हो गई इसकी यार, बिफोर कमिंग टू स्टॉप। अच्छा ब्रेकिंग डिस्टेंस बताओ, जैसे डिजाइन स्पीड ज़्यादा, ब्रेकिंग डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा भाई, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा स्पीड होगी तो, ये सारी कहानी है। अब आ जाओ ब्रेकिंग एफिशिएंसी, अब जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ये नेक्स्ट फैक्टर है थर्ड, ब्रेकिंग एफिशिएंसी। चलो ब्रेकिंग एफिशिएंसी लिख लो, इसके बारे में ये छोटा सा लिख देते हैं। अच्छा ब्रेकिंग एफिशिएंसी के बारे में बताऊं, अगर 100% ब्रेक लग जाए, अगर 100% ब्रेक अप्लाई कर दी तो व्हीकल क्या कर जाएगा, स्किड कर जाएगा। अरे रोटेशनल मूवमेंट जीरो हो जाएगी ना, बताया था ना, 100% ब्रेक लग गई तो कभी भी 100% ब्रेक नहीं लगाते क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है, तो आराम से ब्रेक मारते, देखा भी होगा, एकदम से क्या ब्रेक मार देते हैं, तो 100%। अब जितनी अमाउंट में आपने ब्रेक मारी टू दी मैक्सिमम कितना ब्रेक लगा सकते थे उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना आउटपुट बाय इनपुट, तो वही तो है ये, कितनी आपने ब्रेक अप्लाई करी और कितनी अप्लाई आप मैक्सिमम कर सकते हो, उसको ब्रेकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। ये सारी कहानी, चलो लिखो, इट इज डिफाइंड एज दी, क्या गया है, एक दो मिनट पॉज कर लो, चार्जिंग गई इसकी, इस पे लगा के देखूँ क्या, कितना हो गया, 1:28, ठीक है। इट इज़ दी परसेंटेज, इट इज़ दी it is the percentage of force developed by the application of brake, application of brake in relation to friction, in relation to friction, in relation to
friction, in relation to friction available between tire and road, available between टायर एंड रोड के बीच में क्या डेवलप होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है, मतलब उसकी परसेंटेज है ये। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक अप्लाइड, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक अप्लाइड, फोर्स टू द फोर्स मैक्स, फोर्स टू द फोर्स मैक्स इनटू 100, ये आ जाएगा। लो ये लिखिए, ठीक है। और मैक्सिमम वाली चलो लिखो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। अगर मैं इफ़ ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज़ 100%, अगर 100% होगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, वो नहीं होने चाहिए, उसे स्किड हो जाएगा। व्हील्स आर फुली लॉक्ड, व्हील्स आर फुली लॉक्ड and causing skid, which is difficult to control, which is difficult to control, वो कंट्रोल करना मुश्किल है। hence braking force should not exceed, braking force should not exceed the frictional force between the frictional force between the wheel and tires। चलो व्हील एंड टायर हो गया। तो कितनी होती है ये होती कितनी है, इट इज़ 70 to 75%, ये 70 से 75% ही होती है, ठीक है। चलो ये कहानी भी होगी। नेक्स्ट फैक्टर है अपना चौथा फैक्टर, 3 हो गए ना, चौथा फैक्टर लिखो, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अच्छा ये बताओ, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा एसएसडी, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा एसएसडी ज़्यादा हुआ, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन मतलब टायर और रोड के बीच में, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा एसएसडी क्या होगा, कमाल हो गई भाई। फ्रिक्शन ज़्यादा, ऑलरेडी रोड भी रोक रहा है उसको, अब कैसे हो गया, सोचो तो सही यार। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा, सीधा लिख रहा हूँ, अब समझ गए क्या, ये बता भी रखी है और बात बताई थी ना स्टार्टिंग में। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा एसएसडी कम, ओके। कहते हो तो एक पॉइंट लिखवा दूँ, बोलते हो तो ठीक है। और इसका वैसा वर्सा भी कर लेना, ठीक है। और यहाँ भी ये भी लिख देता हूँ, कम एसएसडी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट अब रिलेशन है स्पीड और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, बना लो भाई, यार थोड़ी लिख के थक गया आज तो। स्पीड, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ये रिलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और क्या।
क्या हो रहा है इसको आज। स्पीड 20 से 30, 20 से 30, 40, 50, 60, 60 स्पीड है अपनी, 60, 65, 80, 100, 60 के बाद 65, 80, यहाँ एक और बना लो 100। इसके लिए लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की वैल्यू याद है आपको, मैंने वैल्यू बताई थी 0.35 से 0.40 होती है, मैं आगे जाके बताऊंगा। याद है क्या वैल्यू? मैंने कहा था ना ये वैल्यू याद करनी है, 0.35 से 0.4 के बीच में, 0.4, 0.38, 0.37, 0.36, 0.36, उसके बाद है 0.36 अगेन, 0.35, 0.35, लो और ये 35 आएगा भाई। याद है क्या लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.35 0.40 लिखवाई थी आपको, ये वही वाली वैल्यू है, इसके बीच में लाई करते लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की। ये बताया था ना, जैसे वेलोसिटी फ्रिक्शन कहाँ होगा अपोजिट, याद है, वो लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ वाइज। अच्छा अब ये बताओ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है फ्रिक्शन क्या हो रहा है? अरे जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है फ्रिक्शन क्या हो रहा है? ये वाली बात बताना चाह रहे हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब क्या रह गया भाई, चलो नेक्स्ट, ग्रेडियंट ऑफ रोड। कितने फैक्टर हो गए? 4 हो गए। 5वां ग्रेडियंट ऑफ रोड। ग्रेडियंट ऑफ रोड, ग्रेडियंट क्या करेगा? या तो आप ऊपर जा रहे होगे या नीचे आ रहे होगे, ऐसा ही होगा। या तो आप ऊपर जा रहे हो या आप नीचे जा रहे हो। अगर ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, इसको क्या बोल देंगे? अप ग्रेडियंट। जब आप नीचे आ रहे हो उसको क्या बोल देंगे? डाउन ग्रेडियंट। जब डाउन ग्रेडियंट होगा तो हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा नीचे जाने में, और अप ग्रेडियंट होगा तो क्या करेगा? उसको अपोज चलेगा उसके। तो इसमें आप सीधा ही लिखवा दोगे इसको। तो इस इंक्रीज बताओ, एसएसडी इंक्रीज किस में होगी? इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी, या ऐसा लिख लो एसएसडी इंक्रीज। इसमें क्या हो जाएगा? एसएसडी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या होगा? असिस्टेंस हेल्प करेगा ये, और इसमें क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। दोनों चीज लिख लो। लो मैंने पॉइंट को इसमें लिख दिया, ठीक है क्या? अब वो पॉइंट में लिखवाता वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। चलो खत्म हो गई यहाँ पे फैक्टर्स सारे। अब रह गया एनालिसिस। एनालिसिस आज इतना ही कर लें क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। कल मैं क्या करूँगा, इसकी एनालिसिस दोबारा से स्टार्ट करेंगे। एनालिसिस उसमें आपको न्यूमेरिकल तक ले जाएंगे सारे को, ठीक है। कल ओएसडी भी खत्म कर देंगे। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, पढ़ लेना इसको आज ही, नहीं तो फिर कल समझ नहीं आएगा।